हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपने यूनिट 3 में पढ़ रहे थे व्हाट इज़ ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन। उसके बाद हमने पिछले चैप्टर में ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन को ख़त्म किया है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है या नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे यूनिट 3 में, उसमें हम शुरू करने वाले हैं एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या क्या हैं। सेकेंड एआरसी की हमने ऑलरेडी देख ली है कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप, एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड्स स्पीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे है कि व्हाट आर एथिकल एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या एथिक्स एंड वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे एक एक कर करके, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस। तो ये सारे हम आज देखेंगे व्हाट आर एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस। एथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस। बट उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ गवर्नेंस, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिले थे, वो देखेंगे। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है या फिर क्या है जो चैलेंजेस टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। ठीक है, और क्या क्या जो थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी या पावर को एक्सरसाइज करना विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स या फिर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। जब हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए या फिर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अपने अथॉरिटी या पावर को एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज नथिंग बट गवर्नेंस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं व्हाट इज गवर्नेंस। तो हम पहले गवर्नेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। गवर्नेंस इज exercising authority or power in channelizing human resource, natural resources, और फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस for development of people of the country। जब आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए अपनी अथॉरिटी या पावर का एक्सरसाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, दैट इज़ नथिंग बट गवर्नेंस। बट उसके आगे चल करके एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस से आगे गुड गवर्नेंस क्या है, तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में जब हम अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को, रिसोर्सेज की कैपेसिटीज़ को, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी गवर्नेंस में पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, बट उसमें कितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कैसे होना चाहिए, वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट करना चाहिए बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स, वो सब वैल्यूज़ या फिर वो सारे एस्पेक्ट मिस हो जाते हैं। तो गुड गवर्नेंस इन सभी एस्पेक्ट को अपने जो गवर्नेंस के मॉडल है उसमें ऐड करता है। ये जो गवर्नेंस वैल्यूज़ हैं उसके साथ साथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इन सारी वैल्यूज़ को वो अपने जब गवर्नेंस की एक्सरसाइज में इनकलकेट करता है, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस देखते हैं व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस।
व्हाट इज गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस में क्या है? गुड गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्सो वैल्यू डायमेंशन इज ऑल्सो एडेड इन गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस along with governance it inculcates, it associates with it is associate with optimum utilization of resources, optimum utilization of resources, of resources, that is optimum utilization of resources, that is efficient and effective utilization of resources, utilization of resources। efficient and effective utilization का मतलब है, efficient का मतलब है with low wastage कम होगा, एंड इफेक्टिव का मतलब है विद इन गिवन टाइम, विद इन जो भी टाइम लिमिट दी गई है, गिवन टाइम। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आपको ये सारे आयुष्मान कार्ड्स इतने इतने समय में इतने इतने लोगों को देने हैं, तो आप क्या देखेंगे? पहले टारगेट ऑडियंस देखेंगे, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, किनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको पहले देंगे। डिजिटल उनका फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, उनका जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है उनके हेल्थ के लेके उसको अपडेट करेंगे, और उनको जितनी जल्दी हो सकता है उतने जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो यही है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। एंड इट ऑल्सो एड्स गुड गवर्नेंस, एड्स गुड governance also adds values to the governance, जैसे कि टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द डेडिकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कितने ज़्यादा आप अपने आप को साफ रखते हैं, ठीक है, अपनी पारदर्शिता रखने अपने काम में, आप अपने काम के प्रति कितने जवाबदेह हैं, ठीक है। जब आप कोई काम करते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो उसकी जवाबदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसकी आंसरेबिलिटी, कब आप, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, तो कब आप, जब आप कोई काम करते हैं तो उसके जब आप कुछ गलत हो जाता है तो उसको आगे आके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं, उसको सही से बताते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इतना काम हुआ, ये कब होगा। ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट से ऐड होती हैं, जब आप लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उनको ज़्यादा पावर देते हैं और खुद उनका काम करते हैं, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, हम यहाँ पे ये मिटा लेते हैं। There are attributes of good governance. There are attributes of good governance. तो good governance 8 चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, good governance 8 चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस 8 चीज़ों से मिलकर के बनता है, जिसमें से पहली है कंसेंसस बेस्ड। गुड गवर्नेंस कैसा होता है? कंसेंसस बेस्ड। इसका मतलब क्या है? कंसेंसस बेस्ड का मतलब है कि लोगों की सुनी जाती है,
जैसे कि अगर आप कोई गवर्नेंस बना रहे हैं, आप किसी लोगों के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बना रहे हैं, तो पहले आप जानिए तो कि लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या है। लोग अपने बात को बोलें कि भाई हमें अभी ये सब नहीं चाहिए, पहले हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, या फिर रोटी कपड़ा मकान हो गया, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मॉडल होता है वो कंसेंसस बेस्ड होता है, कि मतलब जो भी आप पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे वो लोगों से जान करके, लोगों की ज़रूरत को समझ करके, लोगों से एक ओपिनियन लेकर के आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी कोई बिल पास होता है तो पहले वो बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है, और वही बिल लोगों के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए या उनके ओपिनियन के लिए रखा जाता है। ठीक है, कोई भी बिल जब हमारे पार्लियामेंट में पास होता है तो लोगों के ओपिनियन के लिए सामने रखा जाता है कि लोग उसको रीड करें, क्रिटिसाइज करें, उसमें कुछ अपनी वैल्यू एडिशन करें, कुछ उसमें सजेशंस दें। ठीक है, तो कंसेंसस बेस्ड होता है। ठीक है, लोगों की सहमति के द्वारा, लोगों के सुझावों के द्वारा, दैट इज एक गुड गवर्नेंस का मॉडल हमेशा कंसेंसस बेस्ड होता है। ठीक है, कंसेंसस बेस्ड हो गया, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इसमें जवाबदेही, जवाबदेही मतलब अगर आपने कोई काम किया है तो उसकी आंसरेबिलिटी, आपके काम करने का जो वो है कि आपने जो काम किया वो सही हुआ कि नहीं, वो किसके ऊपर है, तो किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी जवाबदेही होती है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो लोग सवाल किससे करेंगे। ठीक है, अगर वो काम अच्छा हुआ है तो भी लोग उसी से सवाल करेंगे, अगर उस काम में कोई देरी हो गई तो कौन आंसर देगा, दैट इज जवाबदेही बिलोंग्स टू अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई जॉब आने वाली थी, जैसे एमपीपीएससी आने वाला था। ठीक है, एमपीपीएससी आने के पहले ऐसा हुआ कि लोग नहीं आया, किसी कारण से एग्जाम नहीं हुआ, टल गया। ठीक है, तो कौन जवाब देगा, तो वो जो मंत्री होते हैं उस टाइम पे वो जवाब देते हैं। तो अथॉरिटी लोगों के पास होती है काम करने की, किसके पास, जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं उसके पीछे, या कोई टीचर काम कर रहा है, उन लोगों के पास कुछ कुछ अथॉरिटी है, लेकिन उसकी जवाबदेही किसके पास है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है या फिर हमारा जो डेमोक्रेसी है, उसमें जवाबदेही किसकी होती है, हमेशा मंत्री की। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। तो हमारे डेमोक्रेसी के मॉडल में जो जवाबदेही होती है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल की होती है। ठीक है, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कई बार सुना होगा कि तुम तो ये कर दोगे, किसी भी कलेक्टर या मूवीज में सुना होगा कि तुम तो ये कर दोगे, जवाब तो हमें देना पड़ेगा, वही जवाबदेही होती है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, थर्ड इज एक अच्छे गुड गवर्नेंस मॉडल में ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि पारदर्शिता होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, जो वो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सीक्रेसी मेंटेन। देखिए, गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट सीक्रेसी भी है, लेकिन कितनी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीक्रेसी के नाम पे आप लोगों से कुछ छुपा रहे हैं। आप पीछे 100 एकड़ की मान लीजिए आयुष्मान योजना में 5,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए करोड़ रुपए अलॉट हुए किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो उनको पता तो होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ यूटिलाइज हुए, कितने लोगों को कार्ड मिले, कितने लोगों को नहीं मिले, कितने समय के बाद मिले, कितने लोगों ने जब अप्लाई किया तो उनको डिनाई कर दिया गया। ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि मतलब पारदर्शिता रहे, जो आप काम कर रहे हो आपके परफॉर्मेंस सबको दिखती रहे। इसीलिए हमने देखा होगा कि हर मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में उनका परफॉर्मेंस रहता है, कितने लोगों को एक्सेस मिला नहीं मिला, लोग वहाँ पे आरटीआई डाल सकते हैं, वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट आपसे कुछ ज़्यादा नहीं छुपाएगी अनटिल अनलेस वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर ना हो, वो आपसे चीज़ें नहीं छुपाएगी। सीक्रेसी बहुत कम मेंटेन की जाए और लोगों को उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, लोग क्या है, लोग इस लोकतंत्र में वही लोगों को चलाते हैं, वही लोगों को चुनते हैं। ठीक है, जब वो चुनते हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो दैट इज ट्रांसपेरेंसी, कि कैसा आप काम कर रहे हो उनको लोगों को बताना, आपकी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे लोगों को हमेशा अपडेट करते रहना। ठीक है, कितना पैसा आया, किस चीज़ में लगा, क्यों डिले हुआ, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्सिवनेस, फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जवाबदारी, ठीक है, जवाबदारी, यहाँ पे जवाबदेही है, दैट इज आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। जब पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चनिंग होती है कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो कौन, मिनिस्टर खड़े होकर जवाब देता है, दैट इज जवाबदारी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उसको करने की जवाबदारी किसकी थी, जवाबदारी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो काम करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था, वो मिनिस्टर ही था। तो जो जवाबदार होता है वही रिस्पॉन्सिबल भी होता है, या कई बार ये दोनों अलग अलग करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि जवाब कोई देगा और रिस्पॉन्सिबल कोई और था। तो इसमें ब्लेम गेम चलता है कि अरे उससे पूछे, अरे उन्होंने तो किया ही नहीं, ये ब्लेम गेम हो सकता है। इसलिए इन दोनों को एक ही व्यक्ति को देना चाहिए ताकि ब्लेम गेम ना हो, और जिसको इम्प्लीमेंट कराने की पूरी जिम्मेदारी हो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन से पीछे ना हटे, ठीक है, that is responsibility. Then equitable and inclusive, a good governance, equitable and inclusive, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इसका मतलब है एक गुड गवर्नेंस का जो मॉडल होता है वो एक तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रखता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आप अंबानी जी टाइप है, तो आपको 30% टैक्स लगेगा। लेकिन आपके पास पैसे कम है, आप 5 लाख से कम से कमाते हैं, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज़ इक्विटेबल। जैसे लोग हैं, बड़े लोगों से, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे कुछ कुछ लेना, और जिनके पास नहीं है उनको पहुंचाना, दैट इज़ गुड गवर्नमेंट। एंड इंक्लूसिव का मतलब है कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बढ़ाना, ठीक है, कैसे बढ़ाना कि अब जिनके पास ज़्यादा पैसे, अंबानी जी टाइप लोगों के पास, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया, 30% लिया। जिनके पास नहीं है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उनसे टैक्स नहीं लिया, उनको और फ्री सब्सिडी दी, उनको फ्री आयुष्मान कार्ड योजना दी। तो क्या हुआ, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया। क्या हुआ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जो खाने में यूज़ करते थे तो उनको अनाज दे दिया पीडीएस के थ्रू, ठीक है, जो वो दवाई में यूज़ करते थे वो उनको हमने आयुष्मान कार्ड योजना दे दी, ठीक है, जो घर के में यूज़ करते, घर लगाने के लिए पैसा लगाते थे, उसमें हमने क्या दे दिया, एक वो जो गृह वाली योजना आई है वो दे दी, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल सोसाइटी, ठीक है, वो दे दी। तो उससे क्या हुआ, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बच गया। अब वो अपने डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते, जो वो कमाते हैं वो खाने में और इलाज में छोड़ के, अपने घर में लगाने से छोड़ के वो अपने डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो वो सोसाइटी में जो गैप है अमीर और गरीब का वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा गवर्नेंस, अच्छा गुड गवर्नेंस कैसा होता है, इक्विटेबल और इंक्लूसिव होता है, ठीक है, कि लोगों को जोड़ता है और सबके समान, जैसे जैसे उनका सेक्शन है उस हिसाब से करता है कि ज़्यादा से लेकर के कम वालों को प्रोवाइड करता है। दैट इज इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फॉलो रूल्स एंड लॉज, और उसके बाद है पार्टिसिपेटरी होता है इन नेचर, ठीक है। 6 इट फॉलोज रूल्स एंड लॉज, रूल्स एंड लॉज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको मेंटेन रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब कि जो भी हमारे नियम है उनके अनुसार ही काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, ठीक है, इक्वल राइट्स है, तो ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों के घर ही छीन लो, वो तो उनका राइट है ना, वो वहाँ पे रहना है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमें डेवलपमेंट करना है तो जंगल से एससी और एसटीज जो ट्राइबल पॉपुलेशन उनको ही हटा दो, नहीं, वो उनका राइट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो रूल्स एंड लॉज है, उसके अंदर रह करके सभी समानता का अधिकार देते हुए, इंक्लूसिवनेस रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए हम गुड गवर्नेंस वही होती है जो नियमों का पालन करते हुए लोगों को अच्छी गवर्नेंस दे, अच्छे डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज दे, ठीक है। एंड सेवेंथ वन इज कि पार्टिसिपेटरी इन नेचर, पार्टिसिपेटरी इन नेचर कैसे, जैसे कि पार्टिसिपेटरी कैसे होती है, जैसे कि वो होता है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, कैसे इनको हमने अथॉरिटी दी, ठीक
ठीक है, जब पहले केवल क्या था, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने अपने ग्राउंड लेवल पे गाँव को वो अथॉरिटी दी कि भाई आप अपना डेवलपमेंट खुद करिए, हमें बताइए, फिर वहाँ से सारी चीज़ें उठ करके आएंगी वो खुद। तो पार्टिसिपेटरी नेचर, लोगों को ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लानिंग मेकिंग में उनके ओपिनियन सुनते हुए, एक तो कंसेंसस बेस्ड होता है और एक पार्टिसिपेटरी, उनको खुद भी इन्वॉल्व करना उस प्रोसेस में, दैट इज पार्टिसिपेटरी इन नेचर। और कुछ हम देख लेते हैं, फॉलो रूल्स, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा है, यहाँ पे भी लिख रहे हैं। ठीक है, एक गुड गवर्नेंस कैसा होता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। मतलब इफेक्टिव का मतलब होता है कि वो कम लिमिटेड टाइम में, और एफिशिएंट का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चीज़ों को कंप्लीट करता है। ठीक है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस। हमने गुड गवर्नेंस देखा, गुड गवर्नेंस के लिए ये 8 चीज़ें लिखती है, ये अर्थशास्त्र में भी मेंशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट आर चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस। एक अच्छे गवर्नेंस के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको क्वालिटीज़ को मेंटेन क्यों नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, उस क्वालिटी को मेंटेन रखने में दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। पहला है प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग गुड गवर्नेंस। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है। पहला है करप्शन, ठीक है। हमारा करप्शन इंडेक्स में इंडिया 109th पोजीशन पे, या 80th पोजीशन पे, 80वें पोजीशन पे है, 80th पोजीशन इन 2019। अभी का आप एक बार अपडेट करके चेक करके वो वाला भी लिख लीजिएगा। तो करप्शन में हम 80th पोजीशन में, ठीक है, अभी वाला आप अपडेट करके लिख लीजिए। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा, क्या वो समाज को एक तरीके से देखेगा, क्या वो एक अच्छा नेता होगा जो सबकी बात सुनेगा, वो तो पैसे के दम पे आ जाएगा, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस में दिक्कत ये आ रही है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें वैसे नेता नहीं आ पा रहे जो लोगों के द्वारा बने हुए हैं, वो लोगों को डरा करके आ रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें डिफीट हो जाएंगी, इसलिए गुड गवर्नेंस नहीं आ पा रहा है। और क्या है, और बताइए कि देयर इज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, क्वालिटी गैप is wider in society। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ 10% जो टॉप है, 10% या फिर रिच पर्सन वो अबाउट 70% या 57% वेल्थ को होल्ड करते हैं, 57% वेल्थ को होल्ड करते हैं, ठीक है। और वहीं पे बॉटम 10% है ना, यानी कि पुअर पर्सन, वो सिर्फ 10% ही वेल्थ को होल्ड करते हैं, सिर्फ 10%। तो ये हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको फिल करने में, गुड गवर्नेंस लाने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब क्योंकि अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो उनको फुलफिल करने में टाइम लगता है, मुश्किल होती है। चौथा क्या है, जेंडर
disparity and violence अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन। जैसे कि हम देखेंगे कि वुमेन सेफ्टी में हम सबसे पीछे हैं, ठीक है, वुमेन सेफ्टी में हम उन दुनिया में सबसे पीछे हैं। उसके अलावा क्या है कि जो वुमेन सेफ्टी इंडेक्स आता है, उसके बाद ऑक्सफेम की जेंडर पैरिटी रिपोर्ट है, ऑक्सफेम की जेंडर पैरिटी रिपोर्ट है। उसमें भी हमने जो उन्होंने बोला है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर हैं वो SC ST और वुमेन से आते हैं, मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वुमेन भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आती है, उन्हीं से आती है, विच मीन्स जेंडर पैरिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है। तो इससे गुड गवर्नेंस पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी 49% पॉपुलेशन है, वुमेन क्या है 49% है, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेड हैं, वो घर से बाहर नहीं जा पा रही, उनको अथॉरिटी नहीं है, उनको एम्पावरमेंट नहीं है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं दे पा रही। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, मतलब वो 49% है, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पा रही हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी नहीं दे पा रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारा गुड गवर्नेंस नीचे जाएगा। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव हम पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे हैं बहुत अच्छी, इसीलिए हमारा जो गुड गवर्नेंस है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, और फिफ्थ वन इज, वहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिफ्थ वन इज कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस डिफरेंशिएट, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएटर गुड गवर्नेंस के लिए क्या लगता है, स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास है, ठीक है, हमें फाइनेंसिस की दिक्कत है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस फाइनेंशियल, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तो है बट स्किल नहीं है, स्किल कम है, इसीलिए तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी आई थी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, स्किल कम है। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्स तो है बट डेट ज़्यादा है, डेट मतलब उधार हमारे इंडिया में ज़्यादा है। देखा होगा आपने, जो हमारा वो है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे बजट में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है, ठीक है, हमें 3 में रखना था, 3 के ऊपर 6 पे जा रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा, मतलब हम बर्डन में हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कम है, हमारे यहाँ वेस्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा गुड गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और उसके प्रॉब्लम्स क्या है, गुड गवर्नेंस क्यों नहीं आ पा रहा है, और गुड गवर्नेंस बढ़ाने के लिए हम डिजिटलाइजेशन लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टारगेटेड अप्रोच रखते हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।